जय हिंद। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने भारत के पूरे एजुकेशन सिस्टम में, खासकर हायर एजुकेशन में, एक बड़ी बहस छेड़ दी है। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स की। कुछ लोग इसे न्याय की दिशा में एक जरूरी कदम बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसे ज्यादती भी कहा जा रहा है। तो चलिए आज इसी उलझे हुए मामले को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो हुआ ये कि 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया। इसने 2012 से चले आ रहे पुराने नियमों की जगह ले ली और इसका मकसद, जैसा कि बताया गया, भारत की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में हर तरह के भेदभाव को रोकना और बराबरी को बढ़ावा देना था। अब देखिए, इरादा तो बहुत अच्छा था, स्टूडेंट्स को भेदभाव से बचाना। लेकिन हुआ ये कि इन नियमों के आते ही एक जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। देश भर में प्रोटेस्ट होने लगे, खास तौर पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की तरफ से, जिन्हें लगा कि ये नियम उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इन नियमों में ऐसा है क्या जो ये इतने विवादास्पद बन गए? क्यों इन पर इतना बवाल मचा हुआ है? चलिए आज की इस पड़ताल में हम इन रेगुलेशंस को बारीकी से समझेंगे, इनके पीछे की कहानी को जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे विवाद की जड़ आखिर है क्या। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नए नियम और नए विरोध क्या हैं। फिर हम उस टाइमलाइन को समझेंगे जिसकी वजह से नियमों को लाना पड़ा। फिर जानेंगे कि 2026 की ये रेगुलेशंस असल में करते क्या हैं। विवाद का असली कारण क्या है, इस पर भी बात करेंगे। एक एक्सपर्ट का इस पर क्या नजरिया है, वो भी देखेंगे। और आखिर में कुछ बड़े सवालों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, किसी भी चीज को समझने के लिए उसके इतिहास को जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि नए और सख्त नियमों को लाने की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, ये जो बदलाव है ये कोई रातों रात नहीं हुआ। कहानी 2012 से शुरू होती है, जब पहले नियम बनाए गए थे, पर वो ज्यादा कारगर साबित नहीं हुए। फिर रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे छात्रों की दुखद आत्महत्याओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने 2025 में यूजीसी को साफ साफ आदेश दिया कि आप और मजबूत और असरदार नियम बनाइए। इसी के बाद ये पूरी प्रक्रिया तेज हुई। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 118.5%। यूजीसी की ही एक रिपोर्ट ने बताया कि पिछले 5 सालों में भेदभाव की शिकायतों में 118.5% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैंपस में समस्या कितनी गंभीर और जरूरी थी। तो ठीक है, ये तो साफ है कि कुछ करने की सख्त जरूरत थी। तो यूजीसी ने किया क्या, क्या समाधान निकाला? आइए अब देखते हैं कि ये 2026 के नए नियम असल में क्या करते हैं और समानता के लिए कैसा सिस्टम बनाते हैं। देखिए, इन नियमों के तहत एक पूरा का पूरा नया सिस्टम बनाया गया है। इसका मकसद सिर्फ शिकायतें सुनना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां भेदभाव हो ही ना। इसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर हैं, शिकायतों की जांच के लिए इक्विटी कमिटी है, कैंपस में घूमने वाले इक्विटी स्क्वाड हैं और स्टूडेंट्स के बीच से ही इक्विटी एम्बेसडर भी हैं। और हाँ, शिकायत करने के लिए 24/7 हेल्पलाइन भी है। और जो शिकायत का प्रोसेस है उसे भी बहुत स्ट्रीमलाइन किया गया है। शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर वो कमेटी के पास जाएगी और कमेटी को 30 दिन के अंदर अंदर समाधान देना होगा। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी बदलाव है चौथा पॉइंट। अगर कोई स्टूडेंट कमेटी के फैसले से खुश नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी के बाहर एक स्वतंत्र लोकपाल यानी ओम्बड्समैन के पास अपील कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। और हाँ, इस बार इन नियमों को मजाक में नहीं लिया जा सकता। अगर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उन पर बहुत सख्त कार्रवाई हो सकती है। उनकी सरकारी ग्रांट रोकी जा सकती है और यहाँ तक कि उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। तो इससे पता चलता है कि यूजीसी इस बार काफी सीरियस है। तो अब सवाल फिर से वहीं आ जाता है कि जब नियम इतने अच्छे हैं, इतने मजबूत हैं, तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, विरोध क्यों हो रहा है? इसकी वजह 3 मुख्य आपत्तियों में छिपी है जो प्रदर्शनकारी उठा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी शिकायत यह है कि संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड ग्रुप्स की जो परिभाषा दी गई है उसमें जनरल कैटेगरी के छात्रों का साफ साफ जिक्र नहीं है। दूसरा, इक्विटी कमेटी के गठन को लेकर सवाल है, जिसमें आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व तो जरूरी किया गया है पर जनरल कैटेगरी का नहीं। और तीसरी बड़ी चिंता यह है कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे क्या सजा मिलेगी, या अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी। इस बारे में नियम चुप हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इन आपत्तियों पर कुछ एक्सपर्ट्स का नजरिया थोड़ा अलग है, जो एक नई तस्वीर पेश करता है। अब देखिए, इस पर एक जाने माने एनालिस्ट हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति।
उनका तर्क थोड़ा अलग है। उनका कहना है कि कमेटी को लेकर जो नियम है उसे गलत समझा जा रहा है। नियम ये कहता है कि हाशिए पर पड़े समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को बाहर रखा जाए। ये इंक्लूजन के लिए है, एक्सक्लूजन के लिए नहीं। और अपनी बात को समझाने के लिए वो एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, सोचिए, अगर अमेरिका की कोई यूनिवर्सिटी भारतीय छात्रों के लिए एक कमेटी बनाए और कहे कि कम से कम एक सदस्य भारतीय होगा, तो क्या वहां के गोरे छात्र ये कहेंगे कि हमें बाहर कर दिया गया? ये एनालॉजी इस तर्क के मर्म को काफी अच्छे से समझाती है। डॉक्टर दिव्यकीर्ति एक और बहुत जरूरी बात की तरफ इशारा करते हैं। उनका मानना है कि इस डॉक्यूमेंट को बनाने में काफी जल्दबाजी की गई है। इसमें कई जगह ड्राफ्टिंग की, स्पेलिंग की गलतियां हैं, जो बताते हैं कि शायद इसे सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन को पूरा करने की जल्दी में तैयार किया गया, और शायद इसी वजह से इसमें कुछ बातें साफ नहीं हैं। तो कुल मिला के हम आज कहाँ खड़े हैं? देखिए, एक तरफ तो ये कानून बन चुका है, लेकिन दूसरी तरफ इस पर बहस अभी थमी नहीं है। ये मामला अभी भी बहुत पेचीदा बना हुआ है। तो फिलहाल स्थिति ये है कि नियम तो लागू हो चुके हैं, लेकिन गेंद अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। मामले की समीक्षा चल रही है और अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है। तो इन नियमों का भविष्य क्या होगा, ये तो कोर्ट का फैसला ही तय करेगा। और ये पूरी बहस हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। सवाल ये है कि कोई भी समाज अपने सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़े समूहों को सुरक्षा देने और सभी के लिए एक समान, निष्पक्ष व्यवस्था बनाने के सिद्धांतों के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकता है? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है और इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं। जय हिंद।